सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आप लोगों को आज कुछ लग रहा होगा कि हम चश्मा लगा के क्यों पढ़ा रहे हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो इसका मेन कारण है दोस्तों, हमारी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके कारण 2-3 दिन से आपकी क्लास भी हम नहीं ले पा रहे थे। तो आपके पेपर भी नज़दीक हैं बिल्कुल, तो हमने सोचा चलिए ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो होगा वो आप लोग अच्छे से सीखोगे। और इस वीडियो में मैंने कई ऐसे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, तो अभी तक मैंने आपको नहीं कराया है। तो आप लोग कंसंट्रेट रहना भाई, आपको बोर्ड देखना है अच्छे से। बाकी ये मत समझना, मैं फिर से बता दूँ, चश्मा लगाने का, पढ़ाने का केवल एक ही कारण है कि आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जिसके लिए अभी मैंने 2-3 दिन से कोई क्लासें नहीं ली हैं। तो आज क्लास ले रहे हैं, जैसे ही आँख में थोड़ा सा जो आराम मिल जाएगा तो फिर हम लोग फिर से कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी हैं सभी साथियों को गुड नाइट, राधे राधे। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग जितने भी लोग हैं वीडियो को एक बार जल्दी से भाई शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका इस तरफ लिखा हुआ है कि यदि a बराबर ब्रैकेट में 2, 4, 5, 8, 9 तथा b बराबर 1, 3, 5, 7, 9 है, तो आपको बताना है a यूनियन b का मान बताओ। दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये यूनियन का चिन्ह है, हिंदी में इसको सम्मिलन कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको सम्मिलन या आप इसको सम्मिलित भी कह सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको समुच्चय नहीं पढ़ाया है, ये समुच्चय है आपका। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय एक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह होता है, ठीक है ना। वो थ्योरी भाई आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। अगर थ्योरी आएगी पेपर में तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में इतना पूछा जाएगा कि समुच्चय क्या होता है, या पूछ लिया जाएगा समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय 7 या 8 प्रकार के होते हैं, जो सभी बुक में अच्छे से दिया गया। तो थ्योरी यहाँ कराने का कोई वो नहीं है, क्योंकि थ्योरी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चनों को कैसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना भाई। अच्छे से आपको समझना है। देखो, a बराबर कितना दिया गया है, हम इसको लिख लेते हैं। सर a बराबर हमको दिया गया है 2, 4, 5, 8 और 9। ये मैंने a बराबर लिख लिया, ठीक है ना भाई। उसके बाद हमको b बराबर दिया गया है। b बराबर कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 1, 3, 5, 7 और 9। आपको a सम्मिलित b का मान बताना है, a यूनियन b का मान बताना। तो दोस्तों एक बात याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों में जो a और b में जब यूनियन की बात करा जाएगा, याद रखना, जब यूनियन की बात किया जाएगा तो a और b में जो 2 बार आ रहे हैं, जो कॉमन मिल रहे हैं, क्या भाई, जो कॉमन मिल रहे हैं, उनको क्या करते हैं, केवल हम एक बार लिखते हैं। और जो दोनों में कॉमन नहीं मिल रहे हैं उनको हम लोग ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। याद रखना, जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा वहाँ पर a यूनियन b का मान पूछेगा, या कुछ भी दे सकता है, m n दे सकता है, तो m यूनियन n का मान पूछेगा। आपको करना क्या, जो दोनों में कॉमन होगा ना, जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखना है, जो दोनों में नहीं होगा उसको आपको बार बार लिख लेना है। तो हमारा दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेते, एक लाइन का प्रश्न होता है a यूनियन b का मान कितना आ जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने लगा लिया अपना ब्रैकेट। a की बात कर लें दोस्तों, तो a क्या ऊपर वाले में कहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। a ऊपर वाले में कहीं है? नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर बात करते हैं 2। देखो क्रम से लिखेंगे ना, तो a के बाद 2 ऊपर है, नीचे क्या 2 आपको कहीं लग रहा? नहीं है सर, तो 2 को भी मैंने ऐसे लिख लिया। फिर बात करते 3 की, 3 नीचे है क्योंकि 2 के बाद 3 हमने अभी बताया ना, हम इनको क्रम में लिखेंगे। तो 2 फिर 3 हो गया, 3 नीचे है, क्या 3 ऊपर कहीं लिख रहा है आपको? नहीं सर, तो 3 भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। फिर 4 की बात कर लेते हैं, 4 ऊपर है, क्या 4 आपको नीचे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 4 भी हम इसको लिख लेंगे। लेकिन जैसे मैं 5 पर आया, मैंने देखा 5 ऊपर भी है और 5 नीचे भी है, तो 5 का एक जोड़ा बन गया, दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, ये हो गया 5, ठीक है ना भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं 6, इसमें कहीं है ही नहीं, इसमें कहीं आपको 6 दिख रहा? नहीं दिख रहा। फिर 7 की बात करते हैं, तो 7 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है 7, तो हम 7 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर बात करते हैं 8 यहाँ है, 8 नीचे नहीं है,
तो 8 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 9 की बात करते हैं, 9 दोनों में कॉमन है तो 9 को हम एक बार लिख लेंगे। तो यही दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी ए यूनियन बी का मान कितना आ जाएगा, 1 2 से करके कहाँ तक, 8 तक। ये कहाँ तक आ जाएगा, 8 तक। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये आपका किस प्रकार का समुच्चय है, ये आपका किस प्रकार का समुच्चय है, तो ये आपका सीमित समुच्चय है। क्या है, सीमित, मतलब ये संख्याएं बस यहाँ तक सीमित हैं। अगर ये सीमित ना होती, आगे डाट डाट करके कुछ हमारा आंसर आता तो वो हमारा असीमित में गिना जाता। बात इतनी सी आपकी समझ में आई होगी। कुछ नहीं होता है दोस्तों, समुच्चय के क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन कराऊंगा समुच्चय में, और आप अच्छे से समुच्चय को बिल्कुल सीख जाओगे, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको ए यूनियन बी कहेगा तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार, बाकी सेम ऐसे लिख लेंगे क्रम के अनुसार, ठीक है ना भाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई है भाई। चलो देखिए, अभी मैंने आपको समुच्चय नहीं पढ़ाया है। समुच्चय देखिए, ये ऐसे ही मैं क्वेश्चन समुच्चय के करा दूंगा, बाकी थ्योरी आप लोग बुक से पढ़ लेना। और मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि थे हमारे लघु गणक के, ठीक है ना, जिसमें एरिया और ये परिमाप ये सब बताता था। तो वो सब आज हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अंत तक वीडियो को वॉच करना। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि ए बराबर, इस क्वेश्चन को आप पहले लगाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ए बराबर दिए हैं आपको ए, ई, आई, ओ और यू। उसके बाद आपको बी बराबर दिया गया है। बी बराबर दोस्तों कितना दिया गया है, ए, आई, ओ, ए, आई और यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका भाई, क्वेश्चन है आपका क्या है, तो दर्शाइए, तो आपको बताया है दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये आपको दर्शाना है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर है, यही आपको दर्शाना है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बताइए, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा, कैसे हम लोग दर्शाएंगे, कुछ इसका लॉजिक क्या है वो सभी आपको बताना है, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी जुड़े हैं भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग समझेंगे। सर हमको ए बराबर दिया गया है, तो मैं पहले यहाँ पर ए बराबर लिख लेता हूँ। क्या दिया गया है, ए दिया गया, ई, आई, ओ और यू, मैंने ए बराबर लिख लिया। अब सर मेरे को बी बराबर दिया गया है, बी बराबर क्या दिया गया, तो बी बराबर केवल 3 लेटर दिए गए हैं, ए, आई और यू, ये दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से दोस्तों ए यूनियन बी का मान पूछूँ आपसे, ए यूनियन बी का मान पूछूं तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में देखो ए दोनों स्थानों पर है भाई, कॉमन है दोनों में, तो एक बार लिखेंगे सर, तो मैंने इसको एक बार लिख लिया, ए हो गया। अब बात करते हैं ई इसमें है, लेकिन क्या इसमें है, नहीं है सर, तो ई मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब बात करते हैं आई की, तो आई देखो आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, आई दोनों में कॉमन, तो आई को एक बार लिखेंगे। उसके बाद कर लें ओ हमारा ऊपर है, ए वाले में है लेकिन बी वाले में नहीं है, तो बी वाले में हम ऐसे ही लिख लेंगे। यू दोनों में सेम है, 2 बार, तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आ गया, ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमको यह भी क्वेश्चन बताना था कि जो ए यूनियन बी है वो क्या ए के बराबर है, तो आप तुलना कर सकते हो दोस्तों। ए, ई, आई, ओ, यू ए का मान था, ए यूनियन बी का मान क्या आ गया, ए, ई, आई, ओ, यू, ए यूनियन बी का मान आ गया। तो हम कह सकते हैं सर कि ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, ए के। ये हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, तो प्रूव्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है समुच्चय का, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर चाहे जब हो, पेपर के पहले दोस्तों आपका इतना रिवीजन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन आपके पास संग्रह करवा दूंगा, एकत्रित करवा दूंगा कि आप केवल मेरे द्वारा बताए ही क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं, आपके पास बुक नहीं है, फिर भी आप अच्छे अंक लेकर आओगे, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना भाई। चलिए भाई जितने नए साथी जुड़े हैं उनको लग रहा होगा कि सर आज चश्मा लगा कर क्यों पढ़ा रहे हैं,
तो चश्मा लगाने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, आँख में प्रॉब्लम है और आपको पता है यहाँ पर स्टूडियो में लाइट भी होती है, ठीक है ना। तो जब लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं क्लासें नहीं ले रहा था। तो अब आप लोग दिक्कत मत लेना, क्लासें लेंगे, डेली लेंगे, चाहे ऐसे ही क्यों ना पढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है सर, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों मेरा समीकरण, इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझना, ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझना। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 2 बराबर के 0 को हल करके समुच्चय को क्या कहा गया है भाई, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। ये जो रोस्टर है ये समुच्चय लिखने की एक विधि होती है। इसको जब आप लोग समझोगे, जब आप इसका चैप्टर पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना, जब आप इस समुच्चय चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा रोस्टर क्या होता है, सीमित समुच्चय क्या होता है, असीमित समुच्चय क्या होता है, सब कुछ क्लियरली आप लोग समझ जाओगे। इतनी अच्छी लैंग्वेज में बुक में दिया है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो आप वहाँ से सीख जाओगे, ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चनों को हम पे छोड़ दीजिए, हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे लगाएंगे उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इक्वेशन की बात करता हूँ, समीकरण की, तो समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 बराबर के 0। देखिए रोस्टर का मतलब, रोस्टर विधि का मतलब होता है कि जो आपका चर है उसके शून्यक आपको लिखना है। शून्यक आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, प्रश्नावली 2 पॉइंट में है, 2.2 2.3 शून्यक ही ज्ञात करते हैं हम लोग। तो इसके शून्यक हम लोग ज्ञात करते हैं और ऐसे क्वेश्चन डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको कराए भी हैं। तो अगर आपको यहाँ से याद होगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर कैसे, ये हमारा किस प्रकार का व्यंजक है भाई, समझना, इस चीज़ को समझ लेना। ये हमारा व्यंजक है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। इस प्रकार का व्यंजक है कि नहीं है। आपको ये देखकर ये चीज़ याद आई, इस चीज़ का ख्याल आया, ये देखकर आया ना, बहुत अच्छी बात है। तो सर यहाँ पर क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं, जो भी नंबर आता है उस नंबर को b के फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर उन दोनों के हम लोग कॉमन लेकर उनके क्या गुणनखंड कर लेते हैं, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर दिखा के शून्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सर यहाँ पर हम 2 1 कम 2 कह सकते हैं ना, 2 1 कम 2 कह सकते हैं। अब हमको पता है कि जब 2 1 कम 2 हो गया, 2 को हमको x के रूप में तोड़ना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोलो हम यहाँ से क्या करेंगे सर। हम यहाँ से देखो, हमको पता है कि अगर मैं पूरा विधिवत अच्छे से समझो, a बराबर क्या है, कुछ नहीं तो सर 1 हो जाएगा। b बराबर क्या है, तो b के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और c बराबर क्या है, माइनस के 2 है, माइनस के क्या है 2 है। तो a और c का अगर सर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, गुणा कराऊंगा, तो हमें माइनस के 2 प्राप्त होने वाला है। 2 1 कम 2 माइनस के 2 प्राप्त होगा। माइनस के 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो इसका एक फैक्टर होता है दोस्तों, क्या होता है फैक्टर, आपको पता होगा। इसका फैक्टर होता है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यही तो आता है ना, 2 1 कम 2। हमको यहाँ प्लस में 1 लाना है, हमको यहाँ पर प्लस में 1 लाना है। तो जब प्लस में 1 लाते हैं तो इस 2 को, बड़े वाले को प्लस में कर देंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बस लग जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो अब सर हम इसको थोड़ा सा साफ कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये चीज़ कैसे हुई समझ गए ना। चलिए अब देखो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे रहेगा। अब हम x को क्या लिख सकते हैं सर, x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं हम 2x माइनस के x या 1x लिख लीजिए, यहाँ पर 1x लिख लीजिए। और माइनस के क्या 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब देखो दोनों में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल सर मिल रहा। यहाँ पर कॉमन हमको x मिल रहा, तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, और प्लस x से x कैंसिल 2 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस के x कॉमन ले लेंगे,
माइनस के x कॉमन ले लेंगे ना, तो देखो जब माइनस के x कॉमन लेंगे 1x कॉमन लेंगे, माइनस का 1x, यहाँ पर 1x। अब आप समझ रहे होगे ना कि यहाँ पर सर 1x आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दोनों तरफ x बच जाएंगे तो आप कहोगे सर ये बात कैसे हो गई, ठीक है ना। तो एक बात दोस्तों समझो, यहाँ पर माइनस का 1 है, x माइनस के 2, भाई 2 से 1x घटाओगे तभी तो 1x बचेगा। तो अगर हम यहाँ पर 1x कॉमन क्या हमको मिल रहा है दोनों में, भाई बोलो, देखो माइनस के 1x कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा है सर, इसीलिए हमारा कॉमन क्या मिलेगा, माइनस के 1 मिलेगा, यही तो मिलेगा सर, माइनस के 1 कॉमन मिलेगा। और जब माइनस के 1 कॉमन लेंगे, जब हम कभी माइनस में कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये x प्लस के 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके बराबर 0 बचेगा। अगर इतने में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ x प्लस के 2 दोनों में कॉमन एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x माइनस के 1 बराबर के 0, यही तो बच जाएगा ना भाई, यही तो बच जाएगा। तो हमारे x के क्या हुए, 2 शून्य आएंगे, कैसे आएंगे, देखो ये हमारा x प्लस के 2, इसके बराबर हम 0 दिखा देंगे, और यहाँ पर हम इसके बराबर x माइनस के 1, इसके बराबर 0 दिखा देंगे ना। तो हम लोग करेंगे तो हम सीधे कह सकते हैं x बराबर 2 आया है और x बराबर क्या आया है, 1 आया है, यही तो आया है। अब अगर आप यहाँ पर इस +2 को इधर भेज दोगे और -2 लिख दोगे तो गलत, आप x माइनस के 1 बराबर 0 लिख दोगे, x बराबर 1 लिख दोगे तो गलत। क्यों गलत, उसका रीज़न आप लोग अभी समझना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि इसको जब हम लोग किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, दोनों में x वाला चर है, x वाला चर है ना, तो इसी के तो भैया समुच्चय होंगे। तो x के कौन कौन से समुच्चय होंगे, तो एक x बराबर x के साथ क्या है, 2 है, एक x के साथ -1 है, -1 छोटा है तो इसीलिए मैं इसको -1 लिखूंगा, कामा 2, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 2 को उधर भेजते माइनस में हो जाता, अगर 2 को उधर भेजते माइनस में हो जाता और आप यहाँ पर -2 लिख देते तो एकदम गलत हो जाता। अगर यहाँ पर -1 है, अगर आप इधर भेज के सोचो मैं +1 में लिख दूँ तो भी गलत हो जाता। आपको याद रखना x के साथ जो डिजिट जिस चिन्ह में होगी उसी चिन्ह में लिखेंगे, किस विधि में, तो रोस्टर रूप में जब हम लिखेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उसको भी और अच्छे से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना भाई, उसको भी और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। बात यहाँ तक की क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, आज ये हमारा एक्सपेक्टेड नंबर पेपर नंबर 3 है, एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 है, ठीक है ना। इससे पहले 2 पेपर मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ अपने द्वारा बनाए हुए, अभी मैंने प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर नहीं सॉल्व कराया है, तो सब कुछ कराऊंगा दोस्तों। बस आप लोग ये मत समझना कि सर क्या अब आप ऐसे डेली क्लासें नहीं दोगे, भाई दी जाएंगी डेली क्लासें, लेकिन बस आप निरंतर लगे रहना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 अंशधारी क्रमशः, 3 अंशधारी, अंश मतलब अब आपको याद आएगा शेयर वाली क्लास, ठीक है ना, शेयर वाली क्लास मैंने आपको पढ़ाया भी है। 3 अंशधारी क्रमशः 100, 200, 300, 100, 200 एंड 300 के क्या कर रहे हैं, मूल्य के क्या कर रहे हैं भाई, अंशों को क्रय करते हैं, मूल्य के अंशों को क्रय करते हैं, अंशों को क्रय करते हैं, ये बात समझिए। चलिए वेरी गुड, क्रय करते हैं यदि उनका कुल मुनाफा, यदि उनका कुल मुनाफा मतलब क्या होता है, फायदा होता है, यदि उनका कुल मुनाफा कितने का है भाई, 216 का हो, 216 हो तो सभी का हिस्सा बताओ, सभी का हिस्सा बताओ। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लगाओगे, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी, अगर आएगा तब,
अगर शेयर मार्केट से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या तो फिर वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने को आ जाएगा, या फिर पिछली बार क्वेश्चन आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आया था कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य दिए थे, बाजारू मूल्य दिए थे, टोटल शेयर दिए थे। तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एक ही वीडियो में, पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दिया था शेयर और मार्केट का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बेहद आसान है, बस आपको एक चीज़ समझना है इस क्वेश्चन में कि हमको यहाँ पर दिया गया 3 शेयरधारी हैं। शेयरधारी का मतलब ये अंशधारी, मतलब उस चीज़ को क्या करते हैं, खरीदते हैं। कोई शेयर में क्या होगा, अंश आएंगे। भाई शेयर क्या होता है, शेयर हमारा होता है हम अपनी राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांट देते हैं, वही तो शेयर होता है ना। तो हमने क्या किया, 3 लोग थे, वो 100, 200, 300 के मूल्य के क्या खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। अगर मैं 3 लोगों को मान लूँ, मान लिया एक ए है, एक बी है और एक सी है, ये 3 लोग हैं। इन्होंने कितने कितने के भाई मूल्य के खरीदे अंश, तो ए ने खरीदा 100 का और बी ने खरीदा 200 का, सी ने खरीदा 300 का। भाई खरीदा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके मूल्य, इनके वैल्यू का रेशियो निकाल लेते हैं। इनके वैल्यू का रेशियो, अनुपात पढ़ा है पूरे 2.5 घंटे की क्लास में आपने पढ़ा है अनुपात, तो इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो सर वेरी इजी, रेशियो 2 0 2 0 2 0। रेशियो क्या होता है, सरलतम रूप होता है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:3, यही तो सर हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:2:3। अनुपातों में टोटल योग कितना है, टोटल योग 3 2 5 1 6, मतलब कि सर ये जो 6 है ना, ये 6 ये किसके बराबर होगा, ये 6 किसके बराबर होगा। भाई जो राशि बटेगी वो यही अनुपात में तो बटेगी। जो प्रॉफिट हुआ है 216 रुपए का, 216 रुपए का, वो भाई 1 2 3 यही के अनुपात में तो बटेगी। तो सर हम सबका हिस्सा निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर दोस्तों ये बात याद रखना, ये टोटल कितना आ गया है, टोटल 6 आ गया है, कुल 6 आ गया। अगर मैं ए का पार्ट पूछूं कि सर ए का हिस्सा बताओ, ए का पार्ट, तो ए भाई रेशियो में कितना पा रहा, बोलो रेशियो में 1 पा रहा है ना, 1 पा रहा है, बटे कितने रेशियो से पा रहा है, 6 रेशियो से पा रहा है, और गुणे टोटल प्रॉफिट कितना है 216, तो ये आ गया 216। अब सीधे 6 से काटेंगे, देखो कैसे, 6 त्रिक हो गया 18, कितना बच गया, 3 बच गया 36, 6 4 के 36, तो ए का कितना आ गया, 36 आ गया। ए का हिस्सा कितना आ गया, 36 आ गया। ऐसे सर हम बी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। अब तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी का पार्ट क्या हो जाएगा, बी का पार्ट देखो भाई, बी कितना रेशियो में पा रहा, भाई बी 2 है तो पा रहा है, तो बी 2 पा रहा है। और कहाँ से पा रहा, तो 6 अनुपात से ये भी पा रहे हैं, और मल्टीप्लाई कितने के, तो 216 के हो जाएगा। तो ये हो गया 216। 216 को 6 से डिवाइड करोगे तो 36 बार में, और 36 दूना 72 बार में। अब तीसरे को निकालिए या न निकालिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 36 72 को जोड़कर 216 से घटा दीजिए, तीसरे का पता चल जाएगा। या चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सी का अगर मैं पार्ट पूछूं दोस्तों, सी का पार्ट क्या हो जाएगा, सी रेशियो में 3 पा रहे हैं, कितने रेशियो से, 6 रेशियो से। टोटल प्रॉफिट 216, 6 से काटेंगे 36 बार में, और 36 तियाँ 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9 1 10, 108, 108 ये है आंसर। ए 36, बी 72 और सी 108। अगर आप 36, 72, 108 को जोड़ोगे तो टोटल प्रॉफिट 216 ही आएगा, जो हम संतुष्ट भी हो जाएंगे अपने आंसर से कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ तक किसी भी साथी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ें कैसे हो गई हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। 5 नंबर पर पहुँचेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना सबकी। चलो अब ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, देख लेते हैं भाई अगला भी क्वेश्चन। थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस, ठीक है ना। क्या चेंज है उसको समझ लेना। पहले लैंग्वेज क्वेश्चन की लिखूंगा, भागना नहीं, ये मत समझना कि टाइम लग रहा है। भाई अगर आज आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले भविष्य में आपका फ्यूचर भी क्या होगा, ब्राइट होगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा एक व्यवसाय में 3 भागीदार, एक व्यवसाय में
एक व्यवसाय में 3 भागीदार, भागीदार का मतलब क्या होता है, जो भाग नहीं जाते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, 3 भागीदार 2250 तथा 1000 रुपये, 2250 1000, 2250 1000 रुपये लगाते हैं। क्या करते हैं ये रुपये लगाते हैं, रुपये लगाते हैं। शेयर और मार्केट का यह भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगाते हैं। कुल लाभ 880 होने पर, कुल लाभ 880 होने पर क्वेश्चन की लैंग्वेज अब यहाँ से शुरू हो गई। होने पर प्रथम भागीदार, प्रथम मतलब फर्स्ट कैंडिडेट, प्रथम भागीदार क्या कर रहा है, प्रथम भागीदार तीसरे भागीदार से कितने प्रतिशत, याद रखना दोस्तों, अब यहाँ से लैंग्वेज सही है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत लाभ या हानि कमा रहा, कितने प्रतिशत अधिक प्रॉफिट या लॉस कमा रहा है। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को दोस्तों लगाओ। देखो क्वेश्चन फिर से मैं बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि एक व्यवसाय है। व्यवसाय क्या होता है भाई, व्यवसाय होता है हम अपना कोई क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं, वही काम तो व्यवसाय होता है। और व्यवसाय हुआ कुछ ऐसा कि एक लोग शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन एक लोगों से व्यवसाय नहीं शुरू हुआ, व्यवसाय उनके पास पूंजी क्या हो गई, कम पड़ गई, तो उन्होंने दो लोगों को और मिला लिया। फिर तीनों लोगों ने 2250 1000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय चालू कर दिया। जब कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि टोटल प्रॉफिट 880 रुपये का हो गया, तो अब भाई ये प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। तो जब ये प्रॉफिट आपस में बांटेंगे तो क्वेश्चन कहा गया जो पहला भागीदार है, जो पहला कैंडिडेट है, वो तीसरे कैंडिडेट से कितने प्रतिशत अधिक पा रहा है या कितने परसेंट कम पा रहा है। अगर अधिक पा रहा है तो कितने प्रतिशत अधिक पा रहा है, अगर कम पा रहा है तो कितने प्रतिशत कम पा रहा है, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को दोस्तों लगाते हैं। लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद यही करते हैं। 3 कैंडिडेट है, मैंने माना एक कैंडिडेट मेरा x है, एक कैंडिडेट मेरा y है, एक कैंडिडेट मेरा z है। ये कितने कितने रुपए लगाते हैं, तो x लगाते हैं 2000, y लगाते हैं 2500 और z लगाते हैं 1000। यही तो लगाते हैं भाई, 2000 2500 1000। सर मैं इनका रेशियो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, तो अनुपात निकालना बहुत आसान है भाई। देखो भाई ये 2 0 कट गए। अब ये और भी कट रहा 5 से, देखो कैसे, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यही तो ना। तो रेशियो कितना आ गया, 4:5:2। यही तो आ गया 4:5:2। तो रेशियो में टोटल इनका योग कितना है रेशियो में, तो रेशियो में 4 5 4 9 9 2 11, इनका टोटल सम कितना है 11 का। मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है 880 रुपये, ये भाई इसी रेशियो में तो बटेगा, तो हम सीधे यहाँ से देखो। अब हमें दूसरे वाले का हिस्सा नहीं बताना है भाई, दूसरे वाले को मैं क्यों ज्ञात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में दूसरे वाले को तो कहीं कहा ही नहीं गया है। पहले को ज्ञात करेंगे, तीसरे को ज्ञात करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। भाई देखो पहला कितना पा रहा है, अगर मैं बात करूं x का पार्ट या हिस्सा, x का हिस्सा क्या हो जाएगा, x रेशियो में 4 पा रहे हैं, टोटल कितने रेशियो में से, 11 रेशियो में से, और मल्टीप्लाई कहाँ से भाई, टोटल 880, यही तो टोटल प्रॉफिट है, तो यही तो प्रॉफिट हो गया। 11 से काटे 11, हमने x का ये पार्ट निकाला, तो x का पार्ट कितना है, रेशियो में 4 पार्ट है, टोटल कितने रेशियो में से, तो 11 रेशियो में से, और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा 880। तो 11 से 880 को काटेंगे कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम या 80 टाइम। 11 8 88, 0 बचा तो 0 मैंने लिख लिया। 8 चौके 32, यानी ए का पार्ट कितना आ गया प्रॉफिट में, तो 320 आ गया। भाई आया कि नहीं आया, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई देखो 4 रेशियो पा रहा, 11 से पा रहा, गुड़े 880 से, 11 8 88 80, 8 चौके 32, 320। उसके बाद हमसे पूछा है तीसरे भागीदार से, तीसरा भागीदार जेड, तो हम लोग यहाँ पर जेड का पार्ट निकाल लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जेड का पार्ट, जेड कितना पार्ट पा रहे हैं,
2 पार्ट कितने में से, तो 11 रेशियो में से, मल्टीप्लाई 880 हो जाएगा। इसको 880 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 80 बार में, और 8 दूनी 16, ये आ गया 160। अब दोस्तों बात क्वेश्चन में कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन कह रहा है ए ने यानी पहले भागीदार ने आखिरी भागीदार से कितने प्रतिशत अधिक रुपया पाया। तो यहाँ पर देखो रुपयों में कितना अधिक पाया है, रुपयों में कितना अधिक पाया, ये 320 पाए हैं, ये 160 पाए हैं, तो भाई 2 गुना पाए हैं ना, 16 दूना 32, यानी कि कितना ज़्यादा पाए हैं सर, 160 रुपये ये ज़्यादा पाए हैं। ये 100 वाले भाई साहब ये ज़्यादा पाए हैं 160 रुपये। लेकिन अगर रुपयों में बात करता तो हमारा आंसर ये हो जाता 160। लेकिन बात दोस्तों किस में की गई है, प्रतिशत में की गई है। तो जब कभी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ परसेंटेज, तो क्या होता है हमारा लाभ कितने का हुआ, 160 का हुआ, तो 160 ऊपर लिखते हैं बटे कितने पर लाभ हुआ, तो लाभ कितने पर हुआ ये चीज़ बताओ भाई। 160 का लाभ हुआ और कहाँ से हुआ, तो 160 से हुआ है, तो 160 से हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, और मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100 हो गया। 160 से 160 कैंसिल, 100% का प्रॉफिट हुआ है भाई, 100% का प्रॉफिट हुआ। ये तो आप ऐसे ही बता सकते थे, 160 रुपये से 160 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब सेम है ना, तो 100% आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक की बात जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं भाई। ये बात समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएगा वो भाई डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना, उसको हमको अच्छे से समझना। और अब जो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था हमसे, तो हमने कहा था मैं प्रैक्टिस सेट में इसको करवा दूंगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आप लोग जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा अगला। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का एरिया हमको दिया गया है, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन कहा गया, तो मैदान का परिमाप लघु गणक की सहायता से बताओ, लघु गणक की सहायता से बताओ। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना। और आगे आपको कंडीशन भी दी गई है, क्या दी गई है, लाग जो आपको 1200 का मान भी दे दिया गया है। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। लाग 1200 का मान कितना दिया गया है, 3.0791, ये लाग 1200 का मान दिया गया है। इस क्वेश्चन को लगाओ भाई। देखिए मैंने लॉग में आपको ढेरों क्वेश्चन कराए थे, 4 या 5 लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉग, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लगाओगे भाई, एक बात समझो, मैंने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, तो इस चीज़ को आप बेहद अच्छे से समझोगे। बस आप केवल फोकस करिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। देखो सर, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, सर मैदान का जो क्षेत्रफल होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वही तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है सर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यानी ए स्क्वायर बराबर हम 1200 कह सकते हैं ना, ए स्क्वायर बराबर 1200 कह सकते हैं। अब हमको सर परिमाप बताना है, जिसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको इसकी भुजा पता होना चाहिए, वर्ग की साइड कितनी है, भुजा कितनी है। जब भुजा पता चल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमको परिमाप पता चल जाएगा भाई। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ से कहूँ, दोनों तरफ मैं अगर लाग लेता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
कैसे? मैं इसको a बराबर स्क्वायर जाएगा तो किसमें 1/2 में हो जाता है, यानी 1200 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी भी साथी को? नहीं है। अब सर हम दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग, क्योंकि लॉग की सहायता से बताना है तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में क्या लेने पर? लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन तो आसान है लेकिन हम लोग लॉग की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा? ये लॉग ए हो जाएगा बराबर इस तरफ हो जाएगा मेरा लॉग 1200 की पावर कितनी? 1/2 हो जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन बन गया सर। कैसे बन गया? यहाँ पर मेरा लॉग ए हो जाएगा, लॉग ए 1/2 उधर से इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, गुणे लॉग 1200 बचा, लॉग 1200 की वैल्यू कितनी है? 3.0791, ये हो जाएगा 3.0791, यही तो है, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाई, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। तो देखो कैसे हो जाएगा, या हम इसको काट लेते हैं सीधा, पहले काट लेते हैं। देखो 2 1 कम 2 दशमलव 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये 7 है हमारा, 2 तियाँ 6, कितना बच गया? 1 बच गया, 19 हो गया, 2 9 18, 5 बच गया, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया? ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 1.5395। और ये ए होता क्या है? ए हमारा साइड होता है ना, ये साइड होता है भाई। तो जब हमको साइड पता चल गई है तो हम परिमाप आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मैदान का परिमाप क्या होता है, वर्गाकार मैदान का परिमाप, तो आप कहोगे सर 4 गुणे 1.5395 होगा कि नहीं होगा? यानी 4 गुणे भुजा तो होता है, भुजा है 1.5395, 1.5395 गुणा करा लीजिए। 4 पंजे 20 के 0, कैरी 2 आ गया, 9 चौके 36 37 38 का 8, कैरी 3, 4 तियाँ 12 13 14 15 के 5, कैरी 1 आ गया, 4 पंचे 20 1 21, 2 4 1 कम 4 2 6, आंसर कितना आ जाएगा? 6.1580, 6.1580, ये हमारा क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर परिमाप आ जाएगा, मीटर ये हमारा परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर ये हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। क्लियर बात? समझ में आया भाई इस क्वेश्चन को? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है ना। वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज से है, लेकिन ये आपका वर्ग से था। मैंने क्या किया समझना, ए स्क्वायर बराबर 1200, तो ए बराबर 1200 की पावर 1/2, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग ए बराबर लॉग 1200 की पावर 1/2, 1/2 यहाँ आ गया तो 1/2, log 1200 की वैल्यू रख दिया, काटा पीटा तो log a बराबर इतना आ गया। अब ये a आया है भुजा, तो भाई भुजा को 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या पड़ता है? परिमाप आता है कि नहीं आता है? क्लियर बात ना? जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा ऐसे ही सेम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही सेम हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक, अगर वहाँ पर आप सेकंड सेमेस्टर की मैथ आपको पता है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर आसानी होगी, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर हम अपने 7 पर पहुँच चुके हैं। देखते ही देखते वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और याद रखना आप लोगों के पेपर को देखते ही ये क्लास दी जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि भाई आप सभी को पता है आंखों में प्रॉब्लम है, फिर भी आपको क्लास दी जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें मेरा लोगों का कोई भी प्रॉफिट नहीं है, आप केवल अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने परीक्षा में नंबर गेन करें, बस यही मकसद है। किस लिए? आप केवल वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। इस चीज़ को समझना भाई, इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया हमको दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है? तो भाई एरिया ज्ञात करना है भाई, सॉरी एरिया आपको ज्ञात करना है। एरिया बताओ जिसकी क्या बताना है भाई? जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये बात समझना, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर
मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। आगे तो कुछ इसमें दिया नहीं गया, हाँ दिया गया भाई, log 6 की वैल्यू दी गई है। इसमें आपको log 6 की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.7781, 0.7781। ठीक है ना भाई। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना भाई। चलिए बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आपको बताना, क्षेत्रफल बताना है, जिसकी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और आपको log 6 की वैल्यू भी दे दिया है 0.7781। नहीं भी देता तब भी हम log 6 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है ना, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा रखा है। तो देखो भाई, यहाँ पर हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है क्षेत्रफल। तो सर एरिया बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही तो होता है ना, यही तो होता है। तो बस ठीक है सर, हम यहाँ से लगाएंगे। देखो हम इसको यह भी तो कह सकते हैं, हम अगर इसमें मान रखें तो √3 अपने ही स्थान पर रहेगा, या हम अच्छा चलिए अभी नहीं, ए स्क्वायर, ए कितना 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 4, यही तो होगा ना। तो ये 4 हो गया भाई, 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात समझो दोस्तों, रूट हटाएंगे तो हम पावर कितनी सटाते हैं, 1/2 सटाते हैं। ये मैंने आपको घातांक में भी बताया था, और ये मैंने आपको लघुगणक में भी बताया था। अब क्या करेंगे सर, अब हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, क्योंकि लघुगणक की सहायता से याद करना है। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। हम लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो हम यहाँ लॉग लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा log a बराबर के, ये आ जाएगा log, यहाँ कितना आ जाएगा 3 भाई, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो log ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इसके, 3 की पावर कितनी 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये बात आप समझे कि नहीं समझे। चलो वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो भाई, हम यहाँ से ये log a हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है भाई। अब देखो ये 1/2 कहाँ आएगा सर, आगे आएगा ना। ये 1/2 कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो ये 1/2 हमारा आगे आ गया, गुणे यहाँ बचेगा log 3, ये बचेगा log 3, यही तो बचेगा ना। और log 3 की वैल्यू क्या होती है भाई, log 3 की वैल्यू रखेंगे 0.4771, यही तो रखेंगे, क्योंकि log 3 इसकी वैल्यू 0.4771। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था, इस तरफ देखना, अगर मैंने बताया था अगर आपको log m × n लिखा मिलता है तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, log m प्लस के log n लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो ये बताओ, ये 6 और 3 ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे, और ये पावर 2 आगे आ जाएगा, तो +2 गुणे log 6 की वैल्यू दिया है कितना 0.7781, ये मैंने रख दिया। अब दोस्तों ये बटे में है, और जब बटे में होता है तब उस तरफ माइनस हो जाता है, माइनस। log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू सीधे रख दीजिए 6020, 6020, यही तो होती है log 6 की वैल्यू। अब इसको सर आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6, 1 बच गया 17, 2 8 16, 2 5 10, आगे काटेंगे ही नहीं। तो हमारा बचेगा क्या 0.238 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराइए, 2 1 कम हो गया 2, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 15 के 5, तो 1 4 अंक बाद दशमलव, या हम इसको ऐसे लिखते 1.5562, यही तो भाई। देखो 2 1 कम 2, 2 8 16 का 6 1 आ गया, 2 7 14 1 15 के 5 1 आ गया, 2 7 14 1 15, 4 अंक पहले, तो 4 अंक पहले लगा लेंगे, माइनस 0.6020, है बात समझ में आई। अब क्या करेंगे सर, अब बचा कुचा काम आप खुद से कर लोगे, बचा कुचा काम आप खुद से कर लोगे। देखो कैसे कर लेंगे, इन प्लस वालों को जोड़ लेंगे, यानी 0.2385 प्लस 1.5562, इनको जोड़ लेंगे और घटा देंगे,
.6020 जो आएगा उसका जवाब हम आंसर हमको वर्ग सेंटीमीटर में देना है, वर्ग सेंटीमीटर में देना है। अगर आपको एंटीलॉग सारणी में मान याद है तो एंटीलॉग सारणी का मान भी रख देना, ठीक है ना। एंटीलॉग सारणी में मान भी रख देना। अगर नहीं याद है तो आप अपनी बुक से देख कर लिख देना, ठीक है ना। आपको याद तो करना पड़ेगा भाई, एंटीलॉग सारणी आपको तो याद करना ही करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इतना भी लिख देते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं। इतना मतलब इतना नहीं, जोड़ घटा के जो आएगा उसका आंसर वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 8 नंबर पे, ठीक है ना भाई। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई। चलिए 7 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना भाई। चलिए देखिए अभी आपका एक चैप्टर बचा है माध्य, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। दिक्कत मत लेना दोस्तों, ये मत समझना कि आप नहीं पढ़ाओगे सर, क्या सब कुछ बताएंगे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी ज़रा बातों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 6xy माइनस के 4y प्लस के 6 माइनस के 9x के गुणनखंड करो। के गुणनखंड आपको करना है, इसके क्या करना है सर, गुणनखंड आपको करके बताना है। चलो बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। 6xy माइनस के 4y प्लस के 6 माइनस के 9x के गुणनखंड आपको बताना है भाई। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। देखो मेरी जरा एक बात को दोस्तों समझिए, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया 6xy माइनस के 4y। अब क्या मैं +6 को पहले लिखूंगा? अब क्या मैं +6 को पहले लिखूंगा? नहीं लिखूंगा सर, क्योंकि +6 मेरा अचर पद है, तो अचर पद को सबसे बाद में लिखेंगे। पहले तो हम चर वालों को लिख लेंगे, तो ये माइनस का 9x हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का ये 6 बाहर चला जाएगा पीछे। अब सर 4 है तो हम 2 के जोड़े बना के कॉमन, इधर कॉमन क्या मिल रहा, y और y, एक y तो कॉमन मिल गया, साथ में 4 और 6 को डिवाइड करने के लिए 2y भी कॉमन मिल गया। अब 2 3 6, y से y कैंसिल, x बच गया। 2y का 4y से भाग करेंगे तो 2 आएगा, y से y कैंसिल, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कॉमन के ला माइनस के क्या मिल रहा सर, 3 मिल रहा कॉमन। जब कभी माइनस में कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। तो ये 3x और माइनस के 3 दूनी 6, दोनों में कॉमन 3x माइनस के 2 मिल रहा। एक ब्रैकेट में 3x माइनस के 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा कैसा 2y माइनस के 3। यही आपके क्वेश्चन का भाई सही जवाब है, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछेंगे सर, 9 पर पूछेंगे, ठीक है ना भाई। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा 2x क्यूब, ठीक है ना भाई, समझना। 2x क्यूब माइनस के 4x प्लस के 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर हो गया, प्लस के 7 एंड डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1। आपको भागफल बताना है और आपको शेषफल भी बताना है, आपको भागफल बताना है और शेषफल बताना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है ना भाई। देखो ये हमारे पास क्या है, भाजक है, तो भाजक को पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1, ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा 2x क्यूब। अब जैसे ही मैं दूसरे पद पे पहुंचा तो हमारी एक नज़र पड़ी आगे वाली चीज़ों पर,
चूँकि सर आगे लिखा है 7x² और हमने आपको बताया था इस तरीके के प्रश्नों में हम घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, घातों को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी घात x⁻3, अब इसके बाद x⁻2 आएगा ना, उसके बाद x⁻1 आएगा, तो हम लिखेंगे प्लस के 7x² और अब चला जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा और ये बचा प्लस के 7। ठीक है ना भाई, तो अब इस चीज़ से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है भाई, अब देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास x² है, हमको 2x³ लाना है, तो सर सबसे पहले तो हम इस तरफ लिख रहे हैं 2, अगर मैं 2x से गुणा करा दूँ तो 2x³ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? तो 2x³ हो गया। अब इसी 2x का गुणा हम इस 2x से कराएंगे, प्लस 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 के 4x हो जाएगा। ये मैंने 4x लिख दिया, 4x² आ जाएगा दोस्तों, 4x²। ठीक है ना, 2 दूनी 4, x और x का गुणा x²। अब 2x का माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 2x आएगा, आएगा ना। अब देखो सर क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, देखो ये मेरा कट गया, यहाँ पर 7x² 4x² घट जाएगा तो 3x² प्लस का बच जाएगा, बचेगा ना भाई। ये प्लस के 2x, ये माइनस के 4x, तो माइनस के हमारा 2x बच जाएगा और प्लस का हमारा 7 बच जाएगा। अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा भाई, अगर हम x² हमें है हमारे पास, हम केवल 3 से गुणा कराएंगे सर, तो प्लस के 3 से गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 3x² भाई। 3 का गुणा x² से 3 का गुणा 2x से 3 दूनी 6x प्लस के 6x हो जाएगा। 3 का गुणा माइनस के x से तो माइनस के क्या हो जाएगा 3, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में माइनस, ये प्लस में माइनस, ये तो पूरा पूरा कट गया। माइनस का 6x, माइनस का 2x, माइनस का 8x बचा। यहाँ प्लस के 3 प्लस के 7 प्लस के 10 बच गया, तो ये मेरा रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया और ये मेरा भागफल बच गया। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ये हमारा क्या बच गया, भागफल बच गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि सर क्या x में भी शेषफल आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता भाई? ऐसा थोड़ी नहीं लिखा है किसी बुक में कि x में शेषफल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि यहाँ पर x था और हम सीधे x² से शुरुआत कर रहे हैं, इसको तो ला पाना पॉसिबल नहीं था, नहीं ला सकते ना, तो यही रिमाइंडर, हाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसा टाइप पिछली बार आया था पेपर में, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना भाई? चलो, जितने भी साथी भाई जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के संग और बताएं कि पेपर से पहले आपको इन क्लासों को देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा क्या हो जाएगा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। 10 कहा गया है, ईंट की लेंथ दी गई हमको, चलो भाई, ईंट की लेंथ दी गई है, किसकी? एक ईंट की लेंथ दी गई है कितनी भाई? तो दी गई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी गई है कितनी सर? तो ब्रेथ दी गई 10 सेंटीमीटर। हाइट दी गई कितनी दी गई है? तो हाइट दी गई 7.5 सेंटीमीटर और दीवार से हमको दीवार की दी गई। ठीक है ना भाई? अभी मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। दीवार की लेंथ दी गई कितनी दी गई सर? तो दीवार की लेंथ दी गई 55 मीटर, ये 55 मीटर दी गई। ठीक है ना? ये क्या दे 55, सॉरी ये 5 मीटर। ठीक है ना? ये 5 मीटर दी गई है। उसके बाद क्या दिया गया है? लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ आपको या हाइट आपको दिया गया 3.5 मीटर। उसके बाद आपको ब्रेथ दिया गया है, कितनी दिया गया है? 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है? तो दीवार बनाने में प्रयुक्त ईंटों की संख्या बताओ। प्रयुक्त ईंटों की संख्या बताओ। ईंटों की संख्या आपको बताना है। नॉर्मली सा क्वेश्चन है, लगाओ इस क्वेश्चन को और बताओ आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई? देखो, इस क्वेश्चन को
लगाने से पहले फिर से बता दूं दोस्तों, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, दोस्तों के संग शेयर करना है। और देखिए चाहे जो हो जाए, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, क्लास आपको दी जाएगी। 3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, उसका मेन दोस्तों कारण था आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए क्लासें नहीं दी गई थी। आज भी प्रॉब्लम है आंखों में, लाइट इतना है कि अगर बिना हम लोग चश्मे के पढ़ाते हम तो पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। आपके पेपर को देखते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ सर, हमने बताया था जब कभी ईंट की संख्या पूछेगा ना, ईंट की संख्या पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? दीवार के आयतन को डिवाइड कर देंगे ईंट के आयतन से, बस हमें पता चल जाएगा ईंटों की संख्या, यही तो ना। तो देखो भाई यहाँ पर क्या कराएंगे सर, यहाँ पर अगर मैं ईंट का आयतन निकालूं तो ईंट मेरी किस प्रकार की होती है ज़रा बता दीजिए। ईंट का आयतन सर, ईंट हमारी ना घनाभ के आकार की होती है, तो ईंट का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है सर। हाँ तो लंबाई कितनी है मेरी 25 सेंटीमीटर, 25 गुणे चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितनी 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा? अरे छोड़ो यार, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अब हम दीवार का आयतन निकालते हैं सर। दीवार का आयतन हमारा क्या हो जाएगा? तो दीवार का आयतन भाई ये भी होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि दीवार आपकी मीटर में है और ईंट आपके सेंटीमीटर में है, तो ऐसा तो भाई कोई लॉजिक है नहीं। आपसे कहा जाए कि दाल बनी हुई रखी है, दाल बना खा लीजिए, और चावल आप बिना बने खा लीजिए, क्या खाओगे? नहीं, आप बनाओगे चावल को फिर खाओगे ना। तो वही काम, जो मीटर में दिया है इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए। लंबाई 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, भाई होगा कि नहीं होगा। और ऊंचाई 3 मीटर, 3 का 100 से गुणा कराओगे 350 मीटर, तो ऊंचाई के स्थान पर हम लोग 350 मीटर रख देंगे। भाई 3.5 का 100 से गुणा कराओगे 3500, 0.1 अंक पहले 350। और ब्रेथ हमको ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी रखी है, तो हम सेंटीमीटर में पहले से दी रखी, तो गुणे 33, ये हमारा आ जाएगा इसका आयतन, दीवार का आयतन। अब फार्मूला हमें पता है, हमने शुरुआत में ही आपको डिस्कस कराया था, तो सीधे रखेंगे। दीवार का क्षेत्रफल कितना है भाई? 500 गुणे 33 गुणे 350, यही ना, डिवाइडेड बाई ईंट का क्षेत्रफल 25 गुणे 10 गुणे 7.5, 25 गुणे 10 गुणे 7.5, दशमलव हटा दिया और ऊपर क्या किया, एक जीरो बढ़ा दिया ना। अब इसको काटिए सर, देखिए 25 से काटेंगे, 25 से 25 दूना 50, ये 20 बच गया। 10 से काट लीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, ये उड़ गया, ठीक है ना। 75 बचा, 33 बचा। 25 से काटें या 5 से काट लीजिए, चलो 5 1 5, 5 5 25, इसको काटेंगे तो 5 7 35, कितने जीरो बचे? 2 जीरो बचे। 15 से काटेंगे, 5 से फिर से काट लेते हैं, 5 3 15, और 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 14 पंचे 70। 3 से काटेंगे तो 11 3 33, ठीक है ना। तो देखो 11 दूना 22, 22 गुणे 44, 140 आ गया, यानी 22 गुणे 140। अब यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। देखो 22 जीरोयम 0, 22 चौके 88 के 8, कैरी कितना आ गया? 8 आ गया। 22 एक कम 22 60 30, तो आंसर कितना आ गया? 30 80 ईंट आ गए। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? 30 80 ईंटों की आवश्यकता होगी, 3080 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और दोस्तों डेली क्लास अटेंड करना, पिछली 3 क्लासें नहीं है तो इसके लिए आपसे क्षमाबद्ध है हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सभी लोग रखेंगे अपना ख्याल, क्योंकि कोरोना फिर से क्या है लगातार बढ़ता।
ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आस पड़ोस सफाई रखेंगे और भाई क्या करना है, दूरियां भी बना के रखना है। तो ठीक है भाई, चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।